हेलो, वेलकम टू सक्सेस रन। मैं गौरव कुमार। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण परिवेश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है उसमें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर कराया है कि उसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राम समाज यानी रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम समाज। ग्राम समाज यानी रूरल सोसाइटी। देखिए, जब हम ग्राम समाज यानी रूरल सोसाइटी की बात करते हैं तो ग्राम समाज होता है क्या है कि नगर की तुलना में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के निवास स्थान को ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो नगर की तुलना में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है उसके निवास स्थान को ही ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राम किसको कहा जाता है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जहां पर जो जनसंख्या है वो निवास करती है, उस निवास स्थान को ही ग्राम कहा जाता है। और ये जो जनसंख्या होती है वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों में जुड़ी होती है, प्राथमिक क्षेत्रों से संलग्न होती है। तो इसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होती है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपने इको की क्लास में पढ़ा होगा, आपके जो इको के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि जो क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो हमारे उद्योग यानी इंडस्ट्रियल से संबंधित होते हैं। और अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित होते हैं, वो सीधे सीधे जमीनी वर्ग से संबंधित होते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अगर काम की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है आपका कृषि हो गया, बागवानी हो गया, कृषि, बागवानी, कीट पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कीट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के कार्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी ने कहा था कि जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। ऐसा कहना उनका उस समय भी प्रासंगिक था और आज के समय भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, जो
भारत है, भारत गांवों में निवास करता है, वो बात इस बात से प्रमाणित होती है कि जो भारत है उसके अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो सीधे सीधे तौर पर जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए होती हैं, चाहे वो आपका कृषि हो, चाहे वो आपका बागवानी हो, चाहे वो आपका कीट पालन हो, चाहे वो आपका पशुपालन हो, चाहे वो आपका मत्स्य पालन हो। ठीक है, तो ये आपकी जो ग्राम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक ग्राम शब्द की अगर हम बात करते हैं, ग्राम शब्द, ठीक है, जो ग्राम शब्द है, तो ग्राम शब्द जो है ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ग्राम शब्द का उल्लेख जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार किया गया है। ठीक है, ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो ग्राम है। ठीक है, ग्राम है 2011 की आंकड़े के अनुसार ग्राम किसको कहा जा सकता है, गांव किसको घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हम गांव को बांटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, नगर की तुलना में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो जनसंख्या है उसके निवास स्थान को ही ग्राम कहा जाता है, और अधिकांश वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या, वहां पर रहने वाली जो जनसंख्या वो प्राथमिक क्षेत्रों से संलग्न होती है, जुड़ी हुई होती है, जैसे कृषि हो गया, बागवानी हो गया, कीट पालन हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। ठीक है, और ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्राम है, ग्राम का दर्जा किसे दिया जा सकता है, गांव का जो दर्जा है वो किसे दिया जा सकता है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार, ठीक है, जो गांव का दर्जा है, अगर किसी गांव की जो जनसंख्या है, ठीक है, आबादी जो है वो अगर 5000 से कम है तो वह गांव के अंतर्गत आएगा। अगर वहां पर रहने वाली जो जनसंख्या है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनका अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 वर्ग किलोमीटर से अगर कम है तो वह गांव के अंतर्गत आएगा। या अगर जो कार्यशील जनसंख्या है, देखिए कार्यशील जनसंख्या जो है, कार्यशील जनसंख्या में भी केवल पुरुषों का जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्यशील जनसंख्या होती है वह जनसंख्या होती है जो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, और जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो आपकी डिपेंडेंट नहीं होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। डिपेंडेंट हो गया जैसे आपके जो नवजात शिशु होते हैं या कोई बूढ़े लोग होते हैं, वो काम करने की उम्र में नहीं होते हैं, लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो बिल्कुल काम करने के लिए परफेक्ट होती है, उसी को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या में भी केवल पुरुषों का, ठीक है, पुरुषों का जो वहां की कार्यशील जनसंख्या है पुरुषों की, उसकी अगर 25% जो जनसंख्या है अगर वो कृषि कार्य में जुड़ी हुई है, तो वह गांव की कैटेगरी में आएगी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार कही गई है। ठीक है, देखिए गांव के विकास के लिए जो सरकार है वो अनेक योजनाएं लाती है, अनेक नीतियां बनाती है। ठीक है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है समावेशी विकास करना। समावेशी विकास का मतलब है कि जो दूर अंतिम व्यक्ति है योजना को वहां तक पहुंचाना। इसलिए कहा गया है कि अगर योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसके लिए गांवों का विकास
कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही गांवों का विकास होगा वैसे ही वो योजना गांवों तक, और गांवों को तक पहुंचने का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति तक वो जो योजना है वो पहुंच चुकी है। इसलिए सरकार अनेक समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। ठीक है, तो सरकार जो है अन्य क्षेत्रों में, जैसे वो आपका कृषि क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चाहे वो वित्त से रिलेटेड हो गया, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जो कृषि है, सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करते हैं कि कृषि में किस प्रकार योजना है। देखिए, सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं, कृषि। ठीक है, देखिए देश की जो प्रथम कृषि नीति थी, जो देश की प्रथम कृषि नीति थी, अगर हम बात करते हैं भारत की जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति, भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसकी घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2000 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक मंत्रालय आता है जिसको कृषि मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी, और कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के द्वारा इसे 2007 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसके अंतर्गत उसका उद्देश्य क्या था उसको हम देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था ग्रामों का ग्राम जो गांव हैं उनका व्यापक स्तर पर विकास करना, क्योंकि गांवों का जैसे जैसे विकास होगा वैसे ही वे मुख्य धारा में आएंगे, क्योंकि गांव जो है वो पिछले, अगर पहला इतिहास देखते हैं तो गांवों में जो है, जो नगर की तुलना में देखा जाए तो गांवों में वो सुख सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं नहीं उत्पन्न होती, चाहे वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका कृषि के क्षेत्र में हो। तो उसके लिए जो है सरकार योजनाएं लाती है। तो गांवों का एक व्यापक स्तर पर विकास करना, गांवों का व्यापक स्तर पर विकास करना। ठीक है, गांवों का व्यापक तौर पर जो है विकास करना। और अगर हम आगे बात करते हैं तो बीज उपचार अभियान चलाया गया था। बीज उपचार अभियान। देखिए, जो बीज उपचार अभियान था इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो सरकार थी उन्होंने किसानों के लिए बीजों का जो है एक बीजों को संरक्षित करके बीजों को अच्छी क्वालिटी का बनाकर किसानों को दिया। इससे क्या हुआ, जो किसान थे उनकी जो फसलें थी उनको कीटों से मुक्ति मिली और उससे उनके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। और उत्पादन में वृद्धि से मतलब है कि उनकी आय भी वृद्धि हुई। इससे क्या होगा कि किसानों की थी आय थी वो वृद्धि होगी, उससे जो किसान है उनको आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे वो अपने किसान होने के नाते जो उनके आधारभूत आवश्यकताएं थी खेती से रिलेटेड वो उसको पूरा करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण उपचार था, अभियान था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद था फसलों का नुकसान की दशा में जो है जैसा फसल थी, ठीक है, फसलों की नुकसान की दशा में, देखिए नुकसान की दशा में देखिए क्या होता है, कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं जैसे बाढ़, सूखा, बारिश हो गई, ठीक है, भूस्खलन हो गया, कुछ अन्य कारण होते हैं जो आकस्मिक घटनाएं किसी को पता कर नहीं आती, अचानक ये उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो
किसान है उसकी फसलों को बहुत ज्यादा हानि होती है, उसको उसका जो जीवन है, जीवन के साथ साथ उसका सब जीवन और उसकी जो आय है वो सब अस्त व्यस्त हो जाती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो किसान है उनकी फसलों को अगर नुकसान होता है तो उसी के लिए किसान ने अनेक बीमा योजनाएं शुरू की हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, किसान ने जो शुरू की है एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इससे क्या होता था कि जो किसान है वो अपनी फसल के लिए एक बीमा कर लिया करते थे, तो उससे अगर उनको कुछ आकस्मिक घटना से अगर उनकी फसल को कुछ नुकसान होता था तो उसको बदले उसको कुछ मदद मिल जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है उसका स्थान दूसरी योजना में चला गया, उसका नामकरण कर दिया है, दूसरी स्थान ले लिया है, वो भी है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। ठीक है, इसके स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू की गई है। इसका भी बिल्कुल वही उद्देश्य है कि जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं, आकस्मिक किसी घटना से अगर उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है तो उसको किसान को कुछ मदद मिल सके। अगर उसने कुछ उसके लिए बीमा कराया है तो उसको बीमा कवर किया जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि अगर आपकी किसान की रबी की फसल है, ठीक है, तो रबी की फसल है तो उसके लिए 1.5 यानी 1.5% जो है प्रीमियम दे होगा। अगर आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, तो उसके लिए 2% बीमा राशि जो है प्रीमियम दे होगा। और अगर आपकी जायद की फसल है, जायद की फसल के लिए 5% तक का जो प्रीमियम है वो दे होगा। तो ये प्रथम जो राष्ट्रीय प्रथम कृषि नीति थी, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कुछ सरकार ने लोगों को, किसानों को उनकी फसल के बारे में और उनके जो आर्थिक मजबूती के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगर हम पशुपालन के बारे में बात करते हैं, पशुपालन, अगर हम पशुपालन के बात कर लेते हैं, पशुपालन, तो देखिए अगर हम पशुपालन की बात कर लेते हैं तो गांवों में जो भूमिहीन मजदूर, लघु किसान, सीमंत किसान और महिलाओं को रोजगार प्रदान करना इसका किसान का मुख्य उद्देश्य, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसी के लिए किसान जो सरकार थी उसने पशुपालन को बढ़ावा दिया। पशुपालन को, जिससे जो वहां की महिलाएं हैं, वहां के जो किसान हैं वो पशुओं का उत्पादन करें, पशुओं का पालन करें, उससे डेयरी का उत्पादन करें, डेयरी से जो दूध है, मिल्क के जो उत्पादन प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनका उत्पादन करके वो अपनी आजीविका को चला सके। इसलिए पशुपालन से उन्हें जो सरकार है उसने लोगों को बताया कि जो पशुओं की अच्छी नस्ल की जानकारी उनको और उचित जो दाने चारे हैं उनकी जानकारी की कमी के बारे में उनको जागरूक किया, वो संसाधन उनको उपलब्ध करवाए। इसमें जैसे आपको वो पशुपालन हो गया, आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इसमें आपकी डेयरी हो गई, ये सभी जो कार्य थे वो पशुपालन के अंतर्गत किए गए, जिसे जो गांव में रहने वाली महिलाएं और किसान, उन सभी को इससे खेती के साथ साथ कृषि के साथ साथ इससे भी उनको उनकी इनकम में काफी बढ़ोतरी की गई। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे होता है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या, ग्राम समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान किया गया है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में
अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा की, तो देखिए सरकार ने एक अभियान चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, जो बालिकाएं हैं या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, उनको क्या होता है कि वहां के जो गांव हैं उनमें वहां पर स्कूल की सुविधा नहीं होती थी, ठीक है। तो वहां पर ऐसे स्थानों पर स्कूल की सुविधा कराई गई है, उनको शौच के लिए शौचालय बनवाए गए हैं, पेयजल योग्य पानी की व्यवस्था कराई गई है। ये सभी जो है सरकार को, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देना था, इन सभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत कमजोर था, इसी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। और जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो जो गांव था उनका जो शैक्षिक स्तर था, साक्षरता दर थी, वो बहुत कम थी। इसी को दृष्टिगत करते हुए किसान जो सरकार है उसने इस पर कदम उठाया। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, जिसके द्वारा जो गांव थे उनमें जहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं थी वहां स्कूल की व्यवस्था कराई गई, जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं थी वहां पेयजल की व्यवस्था गई, शौच के लिए वहां पर शौचालय बनाए गए और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य गए। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे थे उनमें शिक्षा पाने का एक अवसर मिला, तो सभी लोग इसमें शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़े और उसके बाद बुनियादी ढांचा जो है मजबूत हुआ, ठीक है। साथ ही साथ गांवों में कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा भी उपलब्ध कराई गई। कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा थी उसको भी लागू किया गया, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही स्वाभाविक है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किया गया और इसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया गया, गांव के विकास के लिए किया गया, ठीक है। अगर हम वित्त के बारे में बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं वित्त के बारे में, यानी फाइनेंस के बारे में, जो फाइनेंशियल था उसके बारे में। देखिए वित्त की अगर हम बात करते हैं, वित्त, देखिए अगर आप कोई भी काम कर शुरू करना चाहते हैं तो आपको धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किसान लोग क्या करते थे, किसान लोगों को अगर अपना खेती करनी है तो उसके लिए उसको बीजों की आवश्यकता होगी, उसको संयंत्रों की आवश्यकता होगी जो उसमें यूज होते हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो कृषि करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी को उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की थी, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके तहत
क्या हुआ कि जो किसान थे वो उनको आसानी से खेती करने के लिए ऋण यानी धन राशि जो है उपलब्ध कराई जाती थी। नाबार्ड की जो स्थापना थी, अगर हम नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो जो नाबार्ड की स्थापना थी वो 12 जुलाई 1882 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, तो जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो किसानों की जो आधारभूत आवश्यकताएं थी, चाहे वो बीज हो गया, चाहे वो आपके किसान के जो यंत्र होते हैं खेती करने से संबंधित, उन सभी को और भी बहुत सारी किसानों को चाहे सिंचाई के लिए हो गया, चाहे अपने जो सामान है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए किसान को पैसे की जरूरत होती थी। तो इसलिए किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो किसानों को धन मुहैया कराया जाता था, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1882 को हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आता है आपका बीमा। बीमे क्योंकि किसान है, उसकी फसल जो है आकस्मिक घटनाएं होती हैं, बाढ़ सूखा, उसके लिए जो सरकार है उसने बीमा योजना शुरू की गई थी, बीमा। ठीक है, देखिए जो किसान था उसकी प्रत्याशित या आकस्मिक घटनाएं के द्वारा जो किसान थे उनकी फसलों को नुकसान होता है, जिससे जो व्यक्ति है उसका जो जीविका है वो जीवन और जीविका दोनों ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो सरकार ने डाक बीमा योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, डाक बीमा योजनाओं को हम अगले टॉपिक में, मतलब जो हमारा योजनाओं का अगला एक अलग टॉपिक होगा उसको हम वहां पर करेंगे कवर। ठीक है, तो डाक योजना शुरू की गई थी और उसके कृषि बीमा योजना ये सभी वित्त से संबंधित थे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है, फिर हम इसको अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस रथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सक्सेस रथ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हैं जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है वो पूरा मिल जाए। और साथ ही यहाँ पर जो है हिंदी के अर्जुन कुमार सर करा रहे हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है जो आपको हिंदी पूरा कवर कराएगी, बहुत ही उनके अंदर पढ़ाने का जुनून है। आप उनके साथ भी जुड़िए, उनकी वीडियो भी देखिए और नोट्स बनाइए, आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।